Hello students. So today I will tell you the definition of frequency. What is frequency? Number of number of complete number of complete waves produced in 1 second or number of vibration per second is called frequency. Okay? जो लिखा हुआ है definition, तो क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, 1 सेकेंड में जितनी भी वेव प्रोड्यूस होती है ना, या जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, तो उन वाइब्रेशन के नंबर जो होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टोटल नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में जो भी होते हैं, तो उनके टोटल नंबर्स के जो होते हैं, उन नंबर्स को ही हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. ओके, टोटल नंबर ऑफ वेव्स और टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 मिनट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी. ओके. एंड नंबर ऑफ कॉम्प्रेशंस और रेरिफैक्शन पास्ड इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो फ्रिक्वेंसी. मतलब 1 सेकेंड में जितने भी कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन होते हैं, उनके नंबर को भी हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. ठीक है. फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विच प्रोड्यूसेस द वेव. इट मीन्स किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी किसके जैसी होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके इक्वल होगी हमारी किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी. ओके. एंड ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रिक्वेंसी की, द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स. ओके, हर्ट्स होती है इसकी ऐसा यूनिट. एंड द सिंबल ऑफ फ्रिक्वेंसी इज वी. फ्रिक्वेंसी के सिंबल को हम वी बोलेंगे. ठीक है, वी या इसको बोल सकते हैं न्यू. ठीक है, मतलब दिखने में वी जैसा रहता है, लेकिन बोलते क्या है इसको, न्यू. क्या बोलते हैं, एन यू, न्यू. तो जब जो इसका सिंबल होगा फ्रिक्वेंसी का, वो क्या होता है, न्यू. वी जैसा दिखता है, ये होता क्या है, न्यू. इसको बनाते भी वी जैसा दिख रहा है, बनाएंगे ना तो ऊपर से थोड़ा कर्व कर देंगे वी को, और मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. ठीक है. एंड 1 हर्ट्स इज़ इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड. 1 हर्ट्स किसके इक्वल होगा, 1 वाइब्रेशन के. ठीक है. और इसकी बिगर यूनिट क्या होती है फ्रिक्वेंसी की, किलो हर्ट्स. किलो हर्ट्स इसकी बिगर यूनिट होगी. ओके. और 1 किलो हर्ट्स में कितने हर्ट्स होते हैं, 1000 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स होंगे. ठीक है. ये हो गई फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन. आवृत्ति. फ्रिक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति. तो वही है कि 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं. ठीक है. 1 सेकेंड में जितने भी दोलन होंगे, उनकी दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं. ठीक है. आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्स होता है. क्या होता है, हर्ट्स. क्या अलग होता था. अच्छा, आवर्तकाल क्या होता है. आवर्तकाल, ये जो दोलन करते हैं ना, कोई भी कण दोलन करते हैं भैया, लेकिन कौन सी अलग बात कर रहे हैं. जो भी आवर्तकाल क्या होता है, कोई भी कण दोलन करता है ना, कोई भी कण दोलन करता है, तो एक दोलन पूरा करने में उसे जितना भी समय लगता है, एक दोलन पूरा करने में उसे जितना भी समय लगता है ना, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं. ठीक है. उसको हम आवर्तकाल कहते हैं. ठीक है. और आयाम क्या होता है, किसी भी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों का संतुलन की स्थिति में अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है. मतलब कौन सा अभी लगता है, किसी भी तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आयाम. देखो, माध्यम में इतने सारे कण होते हैं. ठीक है. तो इन कणों में, मतलब माध्यम में कण होते हैं, उनका जब वो कण जितनी अधिकतम दूरी तक विस्थापित हो जाते हैं, तो उस अधिकतम विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, आयाम. क्या कहते हैं, आयाम. ठीक है. इसका मतलब है अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं. ठीक है.
किसी भी कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आवर्तकाल मैंने बताया, इसी को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके। तो वही मैंने बताया कि एक कंप्लीट ऑस्किलेशन को, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है, टेकन टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके। ओके एंड टाइम रिक्वायर्ड टू पास और time required to pass two consecutive compressions or rarefaction. Time required to pass two consecutive compressions or rarefaction through a point is called time period. So time period क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू, कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो उनका जो पासिंग टाइम होता है, जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है उन्हें एक पॉइंट तक जाने के लिए, उसको भी हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होगी सेकेंड, और इसे डिनोटेड करते हैं कैपिटल टी से। तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज़ द रेसिप्रोकल टू द टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज़ इक्वल टू 1/t, ठीक है। और मतलब म्यू प्रोपोर्शनल होता है टी के, और टी म्यू जितना ज़्यादा होगा, सॉरी टी जितना ज़्यादा होगा म्यू उतना कम होगा, या म्यू जितना कम होगा टी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/t फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या t बराबर 1/v, उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैंने बताया, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कोई भी मीडियम है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। कोई भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी मीडियम में जो पार्टिकल है, अब वो जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मतलब कोई भी पार्टिकल जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा तो उसका किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ओके। सो what is amplitude? The maximum displacement is called the amplitude, okay. And amplitude is denoted by a, and its SI unit is meter, okay. Sound have characteristics like pitch and soundness and timbre. मतलब जैसे साउंड में ये सब क्वालिटी थी ना, एम्पलीट्यूड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। तो ऐसे ही साउंड में पिच, लाउडनेस और टिम्बर भी होते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, अच्छा अब मैं आपको बता रही हूँ पिच। ये जो डेफिनेशन है ना, ये पिच की है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। मतलब जो आपकी पिच होती है ना, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो पिच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। पिच जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी। मींस जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज़ द पिच, ओके। लगता है कि कौन वेस्ट कर रहा है, कौन नहीं। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो पिच भी ग्रेटर होगी। पिच फ्रीक्वेंसी लेसर है तो लोअर पिच भी लोअर होगी, ओके। A woman's voice is still having to a high pitch while a man's voice is flat having low pitch. It means जो वोमेन की पिच होती है ना, वो कैसी होती है? हाई होती है,
और वो जो मैन होते हैं उनकी जो वॉइस होती है उसकी पिच कौन होती है, लो। यही रीज़न है कि जो वुमेन की वॉइस होती है ना वो बहुत पतली होती है, और जो मेल होते हैं उनकी वॉइस हैवी होती है। उनकी वॉइस क्या होती है, हैवी होती है। ओके, सो वी कैन इजीली से जो हाई पिच होती है उनकी वॉइस होती है बहुत शेल मतलब पतली, और जो लोअर पिच होती है जिनकी उनकी वॉइस होती है फ्लैट मतलब मोटी सी। ओके, हाई पिच साउंड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ compression and rarefaction passing a fixed point पर यूनिट टाइम। जो हाई पिच साउंड होगा उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन होते हैं, जो कि किसी फिक्स पॉइंट पर सेकंड में पर यूनिट टाइम 1 मिनट में पास होते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया, ये डायग्राम है वेव डिस्टर्बेंस का। ये दिस इज़ द डायग्राम फॉर लो पिच साउंड, दिस इज़ द डायग्राम फॉर हाई पिच साउंड। ओके, अच्छा अब मैं आपको बता रही हूँ प्रबलता और तारत्व। प्रबलता क्या होती है, किसी भी ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो कंपन का आयाम निर्धारित करती है। मतलब ध्वनि की प्रबलता होती है उससे हमें किसी भी कण का आयाम मालूम चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। मतलब जितना ज़्यादा आयाम होगा ध्वनि उतनी ही अधिक प्रबल होगी। ठीक है, ध्वनि उतनी ही अधिक प्रबल होगी। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रबलता जो कि आयाम पर निर्भर करती है। अब मैं आपको बता रही हूँ तारत्व। तारत्व मतलब वही जो मैं ऊपर बता चुकी, पिच। ध्वनि का तारत्व कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है। मतलब कि और जो ध्वनि का तारत्व होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्या बताएगा, वो बताता है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, या फिर अब ये बोल सकते हैं कि जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतना अधिक तारत्व होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो प्रबलता है ना लाउडनेस, उसको इंग्लिश की, ये इंग्लिश में लिखी है डेफिनेशन। ठीक है, इट हैज़ ये जो प्रबलता है ना लाउडनेस, इट हैज़ द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। जैसे जो आपकी लाउडनेस है वो किसी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। ओके, मीन्स जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा आपका ग्रेटर द एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर द एनर्जी। मतलब एनर्जी से भी हम लाउडनेस को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ग्रेटर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब एम्पलीट्यूड कम है, मतलब एम्पलीट्यूड लाउडनेस ज़्यादा है, और आपकी एम्पलीट्यूड कम है तो फिर एनर्जी भी कम होगी एंड लाउडनेस भी कम होगी। ठीक है, लाउडनेस को मेज़र करते हैं डेसिबल से, डेसिबल यूनिट है। ओके, ये डायग्राम है वेव फॉर लो पिच, ये है हाई पिच के लिए। ओके, ध्वनि की यह गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करती है। मतलब कि ध्वनि की टिम्बर भी एक क्वालिटी हो गई। देखो, लाउडनेस, पिच और टिम्बर क्या होता है, टिम्बर वो है जिसकी हेल्प से ना हम ये जो तारत्व और प्रबलता बताया ना अभी, इसमें हम अंतर कर पाते हैं। समान तारत्व या प्रबलता की दो ध्वनियाँ होती है उनमें हम अंतर कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से वो है गुणता मतलब टिम्बर। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। कोई एक ही आवृत्ति की ध्वनि है उसको हम टोन कहते हैं। ठीक है, और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। जब अनेक आवृत्तियों को मिलाकर एक स्वर उत्पन्न होता है मिश्रण, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और यह सुनने में क्या बहुत सुखद होता है। स्वर है तो संगीत अच्छा लगता है, और जो शोर होता है जो कि हमें पसंद नहीं होता है। ठीक है, जबकि संगीत सुनने में हमें अच्छा लगता है।
और शोर जो होता है वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, जबकि संगीत सुनने में हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस आपको लिखनी है और समझ लिए। इसको मैं आपको नोट्स भी अलग से सेंड कर दूँगी जो आपको कॉपी में लिखना है। बाकी इससे आप जो है, इससे आप एक्सप्लेन मैंने जो कर दिया इससे आप समझ सकते हैं। ओके।